नमस्कार। आज हम ज्यामिति के अगले भाग के अंदर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी कई शब्दावलियां या शब्द होते हैं जो प्रयोग में आते रहते हैं, लेकिन उनके बारे में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में हम समझते जाएंगे। ये कुछ है जो मतलब विशेष स्थान नहीं रखते हैं, मतलब स्थान तो विशेष रखते हैं, लेकिन इनको परिभाषित करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं लंब। लंब का मतलब क्या होता है? यदि कोई दो रेखा या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए गुजरे और एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकल जाए। यदि एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकल जाए, समझ लीजिए ये एक रेखाखंड या रेखा है और उसके ऊपर दूसरी रेखा या रेखाखंड, रेखा भी हो सकती है, रेखाखंड भी हो सकता है और किसी भी स्थान से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ से, ये इस प्रकार भी हो सकती है। तो ये अगर एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इस रेखाखंड के लिए ये लंब होगा, इस रेखा के लिए ये रेखाखंड लंब होगा। इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर लंबवत रहते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वे दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? लंब कहलाते हैं। इसी प्रकार अगला जो है वो है समद्विभाजक। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो और भाजक भाग करने वाला। जब भी किसी हिंदी के अंदर प्रत्यय क लग जाता है तो उसका मतलब करने वाले से, जिस प्रकार लेखक होता है तो लिखने वाला जो होता है, तो जो कार्य कर रहा है उसके लिए क लगता है। तो समद्विभाजक का मतलब हो गया समान दो भागों के अंदर विभाजित करने वाला। तो मान लीजिए ये एक रेखाखंड है, इसे एक दूसरी रेखा या रेखाखंड, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो इस प्रकार से इसे प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है कि इसके दो समान टुकड़े कर देता है, यानी कि AC बराबर कर देता है BC के। यदि इस प्रकार से दो उसके बराबर टुकड़े कर देता है कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर हो जाए, तो ये जो रेखा है ये इस रेखाखंड AB का क्या कहलाएगी? समद्विभाजक कहलाएगी। ऐसे ही कोण का भी समद्विभाजन किया जा सकता है। तो वो समझ लीजिए ये 60 डिग्री का कोण था तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री दो अलग अलग टुकड़े बन गए हैं, यानी ये किरण जो है वो इस पूरे कोण की क्या है? समद्विभाजक है। अगला जो है उसमें दे रखा है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक इन दोनों को मिला दिया गया है। यदि किसी रेखाखंड या रेखाखंड जो है, क्योंकि उसकी लंबाई निश्चित होती है, तो रेखाखंड को यदि कोई रेखा या रेखाखंड दो समान भागों में बांटती भी है और दो समान भागों में बांटती है, यानी AC बराबर है BC के, इस प्रकार भी हो जाए और साथ ही साथ वो उसके ऊपर कितने डिग्री का कोण भी बना रही हो? 90 डिग्री का कोण भी बना रही हो। समझ लीजिए ये रेखा L है, L लंबवत है किसके ऊपर? AB रेखा के ऊपर। तो इस प्रकार यदि दे रखा हो, यानी वो उसे दो बराबर भागों में भी बांटे और उस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाए, तो ऐसी रेखा इस रेखाखंड के लिए लंब समद्विभाजक कहलाती है। या दोनों रेखाखंड भी हो सकते हैं। अब देखते हैं अभ्यंतर या अंतः भाग, इसको हम इंटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर पार्ट बोलते हैं। यहाँ देखिए लंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। समद्विभाजक को हम बोलते हैं बाइसेक्टर। बाई मतलब होता है दो, सेक्टर यानी तोड़ना, टुकड़े, ठीक है? तो बाइसेक्टर यानी दो टुकड़ा में बांटने वाला। लंब समद्विभाजक जो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभ्यंतर का मतलब होता है इंटीरियर। ये क्या होता है? यदि कोई एक आकृति है, जिस प्रकार ये दे रखी बंद आकृति है, तो इस बंद आकृति के अंदर का जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर, यानी कि अंतः भाग बोलते हैं। ये जो A पार्ट है अंदर का पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं? अभ्यंतर यानी इंटीरियर यानी अंतः भाग बोलते हैं। इसके अलावा ये जो पीछे का पूरा समतल बच गया है, इसे हम क्या बोलेंगे? जो इस आकृति के बाहर की तरफ है, ये इसका बहिर्भाग यानी बाह्य भाग हो जाएगा। इसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं, एक्सटीरियर रीजन या एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं। और इसके अलावा तीसरा भाग और होता है, वो ये आकृति खुद होती है, यानी इसका जो बाउंड्री है, यानी इसकी जो परिधि है, वह इसका तीसरा भाग होता है। तो हर एक आकृति जो बंद है या खुली भी हो सकती है, जिस प्रकार ये कोण है, तो ये कोण के मध्य में जो हिस्सा आ रहा है ये इसका अभ्यंतर कहलाएगा और ये इसका बाह्य भाग कहलाएगा, बाकी जो बच गया है। तो यदि कोई आकृति जो होती है वो किसी भी समतल को तीन भागों के अंदर बांटती है। पहला उसका अभ्यंतर, दूसरा वो परिधि यानी उसका जो बाउंड्री है वो खुद, और तीसरा जो होता है वो इसका बाह्य भाग यानी बहिर्भाग होता है, एक्सटीरियर होता है। तो जब हम वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त जो होता है वो ये परिधि जो होती है ये इसका वृत्त होता है, ना कि इसके अंदर का क्षेत्र। तो जब आपको कहा जाए कि वृत्त के ऊपर या वृत्त पर एक बिंदु, तो वृत्त पर का मतलब हमेशा इसकी परिधि पर स्थित एक बिंदु की बात की जा रही होगी। जब वो बोलेगा वृत्त में, तो वृत्त में ऐसा है, तब उसके अंदर के भाग के अंदर लिया जाएगा, क्योंकि वहां मैं कहा गया, पर नहीं कहा गया। पर का मतलब वृत्त जो है वो वृत्त जो है इस परिधि को कहा जाता है, ना कि इसके अंदर के भाग को कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। आगे जो है वो दे रखा है असरेख बिंदु। असरेख बिंदु क्या होते हैं? जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते।
हैं। सररेखा का मतलब होता है समान रेखा पर स्थित बिंदु। मान लीजिए ये रेखा L है, इसके ऊपर ये खूब सारे बिंदु दे रखे, तो ये सभी इसी एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये सभी सररेख बिंदु कहलाएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए ये तीन इस प्रकार से बिंदु है, ये एक इस रेखा पर स्थित है, दूसरा जो है वो इस रेखा पर स्थित है, इस प्रकार ये दोनों अलग अलग रेखाओं पर स्थित बिंदु हो गए, तो इनको हम क्या बोलेंगे? असररेख बिंदु बोलते हैं। दो बिंदु यदि आपको दे रखे हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं? सररेख होते हैं। दो बिंदु यदि आपको दे रखे हैं, दो बिंदु यदि आपको दे रखे हैं तो वो हमेशा क्या होंगे? सररेख, क्योंकि दो बिंदुओं से एक रेखा को गुजारा जा सकता है। लेकिन तीन या तीन से अधिक बिंदु दे रखे हो तो आवश्यक नहीं है कि वो क्या हो? सररेख हो। यदि देखिए ये रेखा इस प्रकार से गुजर रही, जो इन दोनों बिंदुओं से गुजर रही, रेखा हमेशा सीधी गुजरती है, तो अब इस बिंदु को इसके ऊपर लाना संभव नहीं है, या ये रेखा उस बिंदु से गुजर रही है, ये संभव नहीं है। यदि मैं इसको मोड़ दूंगा तो ये रेखा नहीं कहलाएगी। तो तीन बिंदु आवश्यक नहीं है कि वो सररेख भी हो। तो यहाँ ये तीनों बिंदु जो है वो क्या हो गए? यदि ए और बी तो जो है वो सररेख है, लेकिन ए के साथ सी जो है वो, अभी यदि मैं इनकी बात करूं, इस प्रकार से मिला देता हूं, तो ए के साथ सी भी क्या है? सररेख है। लेकिन ए बी दोनों के साथ में सी जो है वो सररेख नहीं है। दोनों यानी तीनों की जब बात की जाती है, ए बी और सी तीनों की बात की जाए तो तीनों सररेख नहीं है। दो के जोड़े आपस में सररेख हो सकते हैं। बी और सी सररेख है, ए और बी भी सररेख है, ए और सी भी सररेख है। लेकिन ए बी सी तीनों सररेख नहीं है, क्योंकि तीनों एक ही रेखा के ऊपर नहीं आ रहे। इससे हमें क्या पता चलता है कि दो बिंदुओं से तो एक रेखा जा सकती है, और मैक्सिमम अधिक से अधिक भी एक ही जा सकती है, क्योंकि दूसरी रेखा जब आप गुजारने की कोशिश करोगे तो उसे आपको मोड़ना पड़ेगा, तभी वो जाएगी। और ऐसी जो मुड़ी हुई आकृति होती है वो वक्र रेखा कहलाती है, न कि आपकी सरल रेखा कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा जा सकती है, और तीन बिंदु जो होते हैं वो आवश्यक नहीं है कि क्या हो? सररेख हो। तो ऐसे बिंदु हमेशा क्या कहलाते हैं? असररेख बिंदु कहलाते हैं, जो एक ही रेखा पर स्थित न हो। सर्वांग का मतलब क्या होता है? ये इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर, जो एक ही लाइन पर स्थित न हो। सर्वांग जो है वो सर्व प्लस अंग प्लस सम से बना है। तो सर्व का मतलब हो गया सभी, अंग का मतलब हो गया भाग, और सम हमें जानते हैं सम का मतलब क्या होता है? समान। तो ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग आपस में क्या हो? समान हो, सर्वांग सम कहलाते हैं। जबकि समरूप जो है वो सम प्लस रूप से बना है। इसका मतलब हो गया समान क्या होता है? उसका रूप, यानी वो दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन सभी भाग बराबर हो, ये आवश्यक नहीं है। हो भी सकते हैं, और लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा आवश्यक हो। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं आपको, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने कहीं ना कहीं एक बार उदाहरण दिया था कि हम बाजार के अंदर जो खिलौने मिलते हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी कलाकृतियां हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, एफिल टावर हो गया, तो इनके जो छोटे छोटे खिलौने मिलते हैं वो दिखने में बिल्कुल उनके जैसे होते हैं, लेकिन वो उनके बराबर बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है ना, उनके बराबर आकार के नहीं होते हैं, वो दिखने में उनके जैसे होते हैं, यानी वो उनके समरूप है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। इस प्रकार और भी बहुत सी चीजें हैं और शब्दावली है, लेकिन उनके बारे में हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, डिस्कस करते चले जाएंगे। आगे के वीडियो के अंदर मैं आपसे बहुभुज, त्रिभुज, जिसमें त्रिभुज, व्रत वगैरह, ये व्रत हालांकि बहुभुज में नहीं आता है लेकिन आकृतियों में आता है, बंद आकृतियों, तो अलग अलग प्रकार के बहुभुज और उनकी विशेषताओं के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। स्टे एट होम विद अस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।